तो आज हम बात करने वाले हैं एंटी एजिंग आंदोलन पर। ये सिर्फ कॉस्मेटिक्स या सर्जरी की बात नहीं है। इसके पीछे का जो साइंस है, जो कोशिशें हो रही हैं उम्र बढ़ने की रफ्तार को धीमा करने की या शायद रोकने की या उलटने की भी, उस पर बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो कुछ विकिपीडिया आर्टिकल से और कुछ साइंस डॉक्यूमेंट्रीज से आई हैं जो नई नई डेवलपमेंट्स दिखाती हैं इस फील्ड में। हाँ, तो मकसद यही है कि समझें कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है, कौन से बड़े आइडियाज हैं, कौन लोग इस पर काम कर रहे हैं। नाम सुने होंगे रे कर्ट्जवाइल, ऑब्रे डिग्रे जैसे। और हाँ, तरीके क्या क्या हैं, मतलब होमन थेरेपी से लेकर कैलोरी कम करने तक, और ये जो नई चीजें आ रही हैं सेनोलिटिक्स वगैरह। और ये भी देखेंगे कि इतना पैसा जो लग रहा है वो कहाँ जा रहा है और क्या सवाल उठ रहे हैं इसको लेकर। तो शुरू करते हैं कुछ पुराने जाने पहचाने तरीकों से, जैसे हार्मोन थेरेपी, HGH और मेनोपॉज वाली हार्मोन थेरेपी। इनका इस्तेमाल तो होता था, पर अब शायद उतनी बात नहीं होती है ना। बिल्कुल, पहले काफी उम्मीदें थीं, लेकिन फिर लॉन्ग टर्म स्टडीज में कुछ रिस्क सामने आए, जैसे स्ट्रोक का खतरा, हार्ट अटैक का, कुछ तरह के कैंसर का भी। अच्छा। हाँ, हड्डियों के फ्रैक्चर का रिस्क शायद कम करती है, पर अब डॉक्टर बहुत सोच समझकर और कम ड्यूरेशन के लिए ही इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। और HGH के साथ भी अपने साइड इफेक्ट्स और मिसयूज के कंसर्न्स जुड़े हुए हैं। तो हार्मोन थेरेपी थोड़ा कह सकते हैं कि बैकफुट पर है। पर एक नया शब्द आजकल बहुत सुनने में आ रहा है, सेनोलिटिक्स। ये क्या चीज है और ये ज़ॉम्बी सेल्स क्या होते हैं? हाँ, ये वाकई एक एक्साइटिंग एरिया है। देखिए, हमारी कुछ कोशिकाएं, मतलब सेल्स, उम्र के साथ बूढ़ी हो जाती हैं। वो डिवाइड होना बंद कर देती हैं, पर मरती नहीं हैं, अटक जाती हैं एक तरह से। इन्हें ही सेनेसेंट सेल्स या ज़ॉम्बी सेल्स कहते हैं। ज़ॉम्बी सेल्स, नाम ही अजीब है। हाँ, क्योंकि ये जिंदा तो नहीं है ठीक से, पर मरी हुई भी नहीं। और दिक्कत यह है कि ये अपने आसपास हानिकारक केमिकल्स छोड़ती रहती हैं। इससे शरीर में एक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन, मतलब सूजन बनी रहती है। और माना जाता है कि यही सूजन उम्र से जुड़ी कई बीमारियों की जड़ है, जैसे आर्थराइटिस, हार्ट डिजीज, शायद अल्जाइमर्स भी। तो सेनोलिटिक्स क्या करती हैं? इन ज़ॉम्बी सेल्स को हटाती हैं? एग्जैक्टली। सेनोलिटिक्स वो दवाएं या ट्रीटमेंट्स हैं जो इन ज़ॉम्बी सेल्स को पहचान कर उन्हें खत्म करने का काम करती हैं। मतलब शरीर की एक तरह से अंदरूनी सफाई। इंटरेस्टिंग। जानवरों पर सुना है अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं? हाँ, चूहों पर जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उनमें इन सेल्स को हटाने से न सिर्फ उनकी हेल्थ सुधरी, बल्कि वो ज्यादा जिए भी। इंसानों पर अभी अर्ली स्टेज के ट्रायल्स चल रहे हैं, पर उम्मीद काफी है। दवाइयों के अलावा क्या हमारी लाइफस्टाइल, जैसे खाना पीना, उसका भी कोई रोल है? कैलोरी रेस्ट्रिक्शन की बात भी सुनते हैं। हाँ, बिल्कुल है। कैलोरी रेस्ट्रिक्शन यानी नॉर्मल से कम कैलोरी लेना, ये कई जानवरों में लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए जाना जाता है। अच्छा, कैसे काम करता है ये? माना जाता है कि ये सेल्स पर एक हल्का सा स्ट्रेस डालता है, जिससे वो अपनी डिफेंस और रिपेयर मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर लेती हैं। जैसे DNA रिपेयर तेज हो जाता है। लेकिन इंसानों में इसके फायदे उतने क्लियर नहीं है और लंबे समय तक करना बहुत मुश्किल भी है। भूखा रहना किसे पसंद है? सही बात है। और वो ब्लू जोन वाली बात, जैसे कोस्टारिका का निकोया प्रायद्वीप, वहां तो लोग 100 साल जीते हैं। वो क्या कम खाते हैं? ब्लू जोन बहुत दिलचस्प फिनोमेना है। निकोया जैसे इलाकों में लोग सिर्फ लंबा नहीं जीते, बल्कि बुढ़ापे में भी काफी हेल्दी और एक्टिव रहते हैं। हाँ। कम खाना शायद एक फैक्टर हो, पर पूरी कहानी नहीं है। वहाँ कई चीजें हैं। उनकी एक्टिव लाइफस्टाइल, मजबूत सोशल और फैमिली बॉन्ड्स, जीने का एक मकसद होना, स्ट्रेस कम होना, और हाँ, जेनेटिक्स का भी रोल हो सकता है। एक स्टडी में पता चला था कि निकोया के लोगों के टेलोमेयर ज्यादा लंबे होते हैं। टेलोमेयर? हाँ, वो क्रोमोसोम के एंड्स पर होते हैं ना, जो उम्र के साथ छोटे होते जाते हैं। हाँ, वही। वो एक तरह के प्रोटेक्टिव कैप्स होते हैं। निकोया वालों के कैप्स ज्यादा धीरे धीरे घिसते हैं शायद। तो ये जेनेटिक्स और टेलोमेयर ये हमें फ्यूचर टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाता है। सुना है कीड़ों में कोई एक जीन बदलकर उम्र डबल कर दी। हाँ, वो सी एलिगेंस नाम के कीड़े में हुआ था। DAF2 नाम का एक जीन है जो इंसुलिन IGF-1 पाथवे से जुड़ा है। उसको बदलने से उनकी लाइफ डबल हो गई। डबल? कमाल है। हाँ, इससे पता चलता है कि शायद कुछ फंडामेंटल बायोलॉजिकल पाथवे हैं जिन्हें टारगेट किया जा सकता है। और अब तो एपिजेनेटिक क्लॉक की भी बात होती है। एपिजेनेटिक क्लॉक? ये क्या है? मतलब शरीर असल में कितना बूढ़ा हुआ है वो पता चल सकता है। हाँ, कुछ हद तक। और अब तो कोशिश हो रही है कि इन एपिजेनेटिक मार्क्स को रिवर्स किया जाए। रिवर्स मतलब उम्र सच में पीछे करना? वो यामाना का फैक्टर्स वाली बात इसी से जुड़ी है। बिल्कुल।
शिन्या यामानाका ने 2006 में वो 4 फैक्टर्स खोजे थे जो अडल्ट सेल्स को वापस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जैसी हालत में ले जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी खोज थी। हाँ, नोबेल प्राइज भी मिला था शायद उन्हें। हाँ, तो अब साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि इन फैक्टर्स को यूज करके सेल्स को थोड़ा सा रीप्रोग्राम या रीजुविनेट किया जाए, बिना उन्हें पूरी तरह स्टेम सेल बनाए। ये तो सुनने में एकदम साइंस फिक्शन जैसा लगता है, सेल्स को फिर से जवान बनाना, पर इसमें कोई खतरा नहीं है? तरह बिहेव कर सकती हैं। कैंसर सेल्स एक तरह से इमॉर्टल ही तो होती हैं। हाँ, बात तो सही है। इसीलिए इस फील्ड में बहुत बहुत सावधानी से काम हो रहा है, और इसी पोटेंशियल और रिस्क की वजह से जेफ बेजोस की ऑल्टोज लैब्स या गूगल की कैलिको जैसी कंपनियां अरबों डॉलर्स इन्वेस्ट कर रही हैं। वो इसी बैलेंस को क्रैक करना चाहते हैं। ये सब तो हो गई हाई एंड रिसर्च की बात, लेकिन आज की तारीख में भी एंटी एजिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। कॉस्मेटिक सर्जरी, बोटॉक्स, क्रीम्स। हाँ, वो तो है ही। ये एक multi-billion dollar मार्केट है जो सीधे सीधे हमारी सोसाइटी की यंग दिखने की चाहत से जुड़ा हुआ है। बोटॉक्स, फिलर्स, फेसलिफ्ट, लोग बाहरी तौर पर जवान दिखने के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं। पर यहाँ ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि बहुत सारे एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स और हर्बल प्रोडक्ट्स जो बिकते हैं, उनका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता। कुछ तो नुकसान भी कर सकते हैं। सही कहा। तो अगर हम समराइज करें तो एंटी एजिंग एक बहुत कॉम्प्लेक्स और तेजी से इवॉल्व होता हुआ फील्ड है। इसमें सेनोलिटिक्स, एपिजेनेटिक रीप्रोग्रामिंग जैसे सीरियस साइंटिफिक अप्रोच है जिनके पीछे सॉलिड बेसिस है। तो दूसरी तरफ कुछ विवादास्पद या अनप्रूवन तरीके भी हैं, और जिस तरह का इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, ये फ्यूचर के सबसे इम्पैक्टफुल एरियाज में से एक हो सकता है। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। मान लीजिए हम कामयाब हो जाते हैं उम्र बढ़ने को धीमा करने या उलटने में, तो इसका हमारे समाज पर क्या असर होगा? हमारे रिसोर्सेज पर, जिंदगी को देखने के हमारे नजरिए पर? क्या गोल सिर्फ ज्यादा साल जीना होना चाहिए, या उन सालों को हेल्दी और मीनिंगफुल तरीके से जीना? ये सवाल शायद आने वाले टाइम में और भी जरूरी होता जाएगा।